नमस्कार। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसा सफर तय करने वाले हैं जो ग्लोबल सुपर पावर्स की आपसी खींचतान से शुरू होकर सीधे हमारी और आपकी जेब तक पहुंचता है। यह समझना बेहद दिलचस्प है कि कैसे दुनिया के किसी अनजान कोने में लिया गया एक फैसला दूसरे कोने की पूरी अर्थव्यवस्था को पलट कर रख सकता है। हम इस पूरी चर्चा में बिल्कुल निष्पक्ष रहते हुए सिर्फ सोर्स मटेरियल और उसके डेटा का विश्लेषण करेंगे। तो तैयार हो जाइए इस जटिल लेकिन बेहद रोमांचक विषय को समझने के लिए। अब जरा एक बात सोचिए, बीजिंग में माइक्रोचिप्स और खनिजों को लेकर कोई विवाद होता है और उसका सीधा असर भारत में आपके शहर के पेट्रोल पंप और सोने की कीमतों पर पड़ने लगता है। अजीब लगता है ना? लेकिन यही असली मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ये कड़ी आखिर कैसे जुड़ती है, यही हमारे आज के इस विश्लेषण का मुख्य फोकस होने वाला है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम कुछ अहम कड़ियों को जोड़ेंगे। शुरुआत करेंगे अमेरिका चीन ट्रेड और टेक वॉर से, फिर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स का जायजा लेते हुए 2027 के प्रिडिक्टेड फाइनेंशियल रीसेट पर आएंगे, और अंत में देखेंगे कि भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और गोल्ड मोनेटाइजेशन जैसी रणनीतियों से इस भारी बदलाव का सामना कैसे कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और चीन के बीच चल रहे इस व्यापार और तकनीक के टकराव की। खास तौर पर यह सेमीकंडक्टर वाला गतिरोध जो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की चर्चाओं के केंद्र में रहा है। विश्लेषण के मुताबिक मुद्दा दरअसल ये है कि अमेरिका की रणनीति एकदम साफ है। उन्हें चिप्स बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल तो चाहिए, लेकिन वो अपनी सबसे एडवांस्ड एकदम तैयार चिप्स चीन के साथ शेयर नहीं करना चाहते। और इसके जवाब में चीन ने क्या किया? उन्होंने उन बेहद जरूरी रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर ही कड़े प्रतिबंध लगा दिए। अब इस 90% के आंकड़े पर गौर कीजिए। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी रक्षा हथियारों को बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए होता है, उसका लगभग 90 से 95% हिस्सा चीन की सप्लाई चेन से ही आता है। ये आंकड़ा खुद चीख कर बता रहा है कि इस तकनीकी युद्ध के दांव कितने ऊंचे हैं। अगर कच्चा माल ही रुक गया तो समझ लीजिए एडवांस तकनीक वहीं धरी की धरी रह जाएगी। अब ये तनाव सिर्फ अमेरिका और चीन तक ही सीमित नहीं है। यही गतिरोध अब दुनिया के बाकी अहम हिस्सों में भी फैल रहा है। आइए इन भू राजनीतिक टकरावों को मैप करते हैं। सोर्स एनालिसिस ने दुनिया के 4 मुख्य क्षेत्रों को डॉलर हॉटस्पॉट्स के रूप में चिन्हित किया है। यूक्रेन में जो चल रहा है वो एक प्रॉक्सी वॉर बना हुआ है। ताइवान पर सबकी नज़र है क्योंकि वो सेमीकंडक्टर सप्लाई को डाइवर्सिफाई करने का सबसे बड़ा केंद्र है। और ईरान इजराइल के बीच का तनाव, वो तो सीधे तौर पर ग्लोबल ऑयल रिजर्व और दुनिया भर में तेल की कीमतों में भारी उथल-पुथल मचा रहा है। और इन सब के बीच एक टर्म जो बहुत तेजी से उछल रहा है वो है डी-डॉलराइजेशन। आसान भाषा में कहें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का अमेरिकी डॉलर से दूर जाना। विश्लेषण का दावा है कि अमेरिका में एकत्र किए गए टैरिफ को रिफंड करने के आदेशों की वजह से नई करेंसी छापनी पड़ेगी। इससे महंगाई तेजी से बढ़ेगी और यही महंगाई इस डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया को और भी तेज कर देगी। और ये सब हमें इस विश्लेषण के सबसे अहम और दिलचस्प हिस्से पर ले आता है, 2027 के वित्तीय रीसेट की भविष्यवाणियां। आइए इस अनुमानित टाइमलाइन को समझते हैं। यहाँ सोर्स ने एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइमलाइन दी है। देखिए, नवंबर 2024 से इस आर्थिक संकट की शुरुआत मानी जा रही है। 2026 के मध्य तक यूएस फेडरल रिजर्व की लीडरशिप में बदलाव की उम्मीद है। और फिर आता है नवंबर 2027, जब ये संकट अपने चरम पर होगा और पश्चिमी देशों की वेल्थ पर इसका सबसे तगड़ा असर पड़ेगा। फिर जाके 2029-2030 के बीच एक क्रमिक सुधार और एक नए ग्लोबल फाइनेंशियल रीसेट की भविष्यवाणी की गई है। अब सवाल है कि इस रीसेट का असर क्या होगा। अनुमान यह है कि 2027 तक पश्चिमी देशों के प्रमुख बाजारों में एक गंभीर रियल एस्टेट क्रैश आ सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में हाउसिंग मार्केट सिकुड़ सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिन लोगों की विदेशों में प्रॉपर्टी है, अगर वो समय रहते बाहर नहीं निकलते तो उन्हें औसतन $5 लाख तक का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। खैर, ये तो हुई दुनिया भर के संकट की बात, लेकिन इन सब के बीच भारत क्या कर रहा है? भारत अपनी अर्थव्यवस्था को इस पोस्ट डॉलर दुनिया के लिए कैसे तैयार कर रहा है? भारत की इस तैयारी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है अहमदाबाद धोलेरा रेल कॉरिडोर। ये कोई आम ट्रेन लाइन नहीं है, ये भारत का पहला सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है
जो एक तरफ लोथल की प्राचीन समुद्री विरासत को जोड़ता है, तो दूसरी तरफ एकदम मॉडर्न सेमीकंडक्टर हब और एक विशाल नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। मतलब पुरानी विरासत और फ्यूचर टेक्नोलॉजी का एकदम परफेक्ट संगम। इस प्रोजेक्ट का स्केल जरा देखिए, 20,000 करोड़ रुपए की लागत और 134 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर सिर्फ सफर आसान नहीं करेगा, इससे लगभग 48 करोड़ लीटर तेल के इंपोर्ट की बचत होगी और कार्बन एमिशन में 2 करोड़ किलो की भारी कमी आएगी। टारगेट है कि इसे 2030-2031 तक पूरा कर लिया जाए, जो कि राष्ट्रमंडल खेलों के आसपास का ही समय है। बुनियादी ढांचे के बाद भारत की एक और बहुत ही अहम रणनीति है। ये रणनीति है गोल्ड मोनेटाइजेशन, यानी सोने का मुद्रीकरण, ताकि किसी भी संकट के समय राष्ट्रीय भंडार को सुरक्षित रखा जा सके। ये काम कैसे करता है? इसके स्टेप्स बहुत सिंपल हैं। पहला, लोग अपने घरों में बेकार पड़े भौतिक सोने को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जमा करते हैं। दूसरा, इस जमा किए गए सोने पर उन्हें एक फिक्स ब्याज मिलता है। और तीसरा, जो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा फायदा है, देश को बाहर से महंगा सोना इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, जिससे हमारी विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स रिजर्व बचा रहता है। इस बारे में सोर्स का ये स्टेटमेंट बिल्कुल सटीक बैठता है। इसमें 1 दशक पुरानी भविष्यवाणी का हवाला देते हुए साफ कहा गया है कि जब ये नया फाइनेंशियल रीसेट होगा, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड को स्थिर रखने के लिए किसी भी डिजिटल करेंसी को सोने जैसे किसी ठोस और सीमित एसेट के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। तो हमने दुनिया की बात कर ली, देश की नीतियों की बात कर ली, अब आते हैं एकदम ग्राउंड लेवल पर, यानी हम और आप, नागरिकों से की गई 7 खास अपीलें। ये वो छोटे छोटे कदम हैं जो देश को एक बड़े मैक्रो संकट से बचा सकते हैं। विश्लेषण के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लोगों से ये 7 विशिष्ट आर्थिक अपीलें की गई हैं। इनमें वर्क फ्रॉम होम और कार पूलिंग को अपनाना, कम से कम 1 साल तक फिजिकल गोल्ड न खरीदना, बाहर से आने वाले पाम ऑयल का इस्तेमाल कम करना और केमिकल फर्टिलाइजर का इंपोर्ट घटाने के लिए नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ना शामिल है। इसके अलावा स्वदेशी सामान अपनाना, गैर जरूरी विदेशी यात्राओं को टालना और विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग करने से बचने का भी आग्रह किया गया है। अब आप सोचेंगे कि इन सब छोटी छोटी बातों से होगा क्या? तो समझिए, सबसे बड़ा गोल ये है कि जब ये अनुमानित वैश्विक संकट आए तो हमारा भारतीय रुपए डॉलर के मुकाबले 100 का आंकड़ा पार न करे, हमारे देश का पैसा देश में ही रहे और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव न पड़े। बस इसी एक चीज को रोकने के लिए ये सारी माइक्रो स्ट्रैटेजी तैयार की गई है। तो अब इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है। जैसे जैसे दुनिया का ये नक्शा बदल रहा है, महाशक्तियां आपस में टकरा रही हैं, क्या हमारी लोकल इकोनॉमी इस 2027 के अनुमानित फाइनेंशियल रीसेट के लिए सच में पूरी तरह तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन आज के इन आंकड़ों ने सोचने का एक नया नजरिया जरूर दे दिया है। इस ज्ञानवर्धक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।